शो की शुरुआत होती है एक आदमी कर्सेट से, जो ग्रिम को फोन करके बताता है कि उसने फाइल सुरक्षित कर ली है, लेकिन अब उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वो बात ही कर रहा होता है कि अचानक कनेक्शन कट जाता है और ग्रिम का संपर्क उससे पूरी तरह टूट जाता है। दृश्य बदलता है, अब हम एक बड़ी बिल्डिंग देखते हैं। एक सूट पहने आदमी कोने में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी एक दूसरा आदमी बाहर आकर कहता है, यहाँ स्मोकिंग की इजाजत नहीं है, अपनी पोजीशन पर वापस जाओ। वो आदमी वापस लौटने ही वाला होता है कि अचानक एक हत्यारिन वहां प्रकट होती है और अपने घुटने से उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। ईयरपीस से एक आवाज आती है, एसेट को किसी भी कीमत पर सुरक्षित करो। यही खुलासा होता है कि यह हत्यारिन असल में एक एजेंट है फोर्थ एशेलॉन ऑर्गेनाइजेशन की। यह एक गुप्त संगठन है जो अमेरिकी सरकार के लिए काम करता है। इस संगठन की लीडर है ग्रिम और उसकी टीम में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो भी है, जो ग्रिम को बताती है कि एजेंट कर्सेट्स को आखिरी बार बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ट्रैक किया गया था और वहीं वो एसेट के साथ है। मिशन पर भेजी गई एजेंट का नाम है जिनिया। जिनिया बेहद तेज और साइलेंट तरीके से एक एक कर सभी गार्ड्स को खत्म करती जाती है। जब वो एलिवेटर तक पहुंचती है तभी 3 सिक्योरिटी गार्ड उससे टकरा जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पलक झपकते ही मार गिराती है। नीचे पहुंचकर वो 3 और गार्ड्स को देखती है जो हंसी मजाक में मशगूल होते हैं। जिनिया बिजली बंद करती है और एक एक करके सबको खत्म कर देती है। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स फुटबॉल देख रहे हैं, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देती है। जब वो एसेट वाले कमरे के पास पहुंचती है तभी एक सूट पहने आदमी बाहर निकलता है, उसके हाथ खून से सने होते हैं। साफ पता चलता है कि उसने अभी अभी किसी को टॉर्चर किया है। वो फोन पर कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने पूरी कोशिश की, क्लीनर्स को रूम में भेजो। जिनिया जैसे ही कमरे में दाखिल होती है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसने क्या देखा। वो अपना मास्क तक हटा देती है और ग्रिम के बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं देती। जिनिया, क्या टारगेट नजर में है? जिनिया, रिपोर्ट करो। दृश्य अचानक बदल जाता है, अब हम एक गांव जैसे शांत इलाके में एक बुजुर्ग आदमी सैम फिशर को खेतों में खेती करते हुए देखते हैं। वो अपने घर लौटता है, टीवी ऑन करता है और अपने कुत्ते के साथ डिनर तैयार करता है। टीवी पर खबर चल रही होती है यूरोप के साल के सबसे बड़े इवेंट के बारे में। लेकिन जैसे ही न्यूज में डायना शेटलैंड, सीईओ ऑफ डिस्प्लेस इंटरनेशनल का नाम आता है, सैम फिशर का ध्यान उसी तरफ खींच जाता है। वो फ्रिज पर लगी अपनी फैमिली की तस्वीर को देखता है और हल्की सी निराश सांस छोड़ देता है। इधर ग्रिम और जो की टीम का संपर्क एजेंट जिनिया से पूरी तरह टूट चुका होता है। अचानक उनके सिस्टम पर वार्निंग अलर्ट आता है, जो चौंककर कहती है, हम हैक हो रहे हैं। हैकर उनके पूरे डेटा को मिटा रहा होता है। जो ग्रिम से कहती है, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर दिखता है डेटाबेस 96% डिलीटेड। वह बेहद गुस्से में है क्योंकि उनका पूरा डेटाबेस अभी भी डिलीट हो चुका है। इसी बीच एजेंट जिनिया अपने साथी एजेंट कर्सेट्स की लाश के पास रो रही होती है, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था। साफ दिखता है कि जिनिया का उससे गहरा रिश्ता था। अचानक वह उसके दांत में छुपाई हुई एसिड चिप निकालती है, लेकिन वहां से जाने से पहले वह उन सब से बदला लेने का फैसला करती है जो कर्सेट्स की मौत में शामिल थे। सबसे पहले वह उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करती है जो कर्सेट्स की बॉडी को साफ करने आए थे। फिर वह उन गार्ड्स पर टूट पड़ती है जो कमरे में बैठकर फुटबॉल देख रहे थे। जिनिया किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, पूरा बिल्डिंग खून से लाल हो जाता है। दूसरी तरफ जो और ग्लिम समझ रहे हैं कि उनका सिस्टम बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अब वे एजेंट जिनिया से संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो कहता है कम से कम उसके एस्केप प्रोटोकॉल्स अब भी एक्टिव हैं। अगर जिनिया अभी जिंदा है तो उसे पता है कहां जाना है। ग्लिम को याद आता है कि एक व्यक्ति है जो जिनिया की मदद कर सकता है। जो कहता है वो अब मदद नहीं करेगा, वो सालों से इस खेल से बाहर है। लेकिन ग्लिम जवाब देती है, जब वक्त आएगा उसके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। इधर जिनिया का खून का खेल खत्म होता है। अब वह अपने संगठन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन कट चुकी है, कोई जवाब नहीं मिलता। ग्लिम एक पब्लिक टेलीफोन के जरिए जिनिया से संपर्क करने में कामयाब होती है। वह उसे पोलैंड का एक एड्रेस देती है, वहां एक आदमी है, वो तुम्हें तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक हम ये नहीं जान लेते कि कौन हमारे एशेलॉन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। उधर गंथा और उसकी दाहिनी हाथ फ्रेया उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां उनके सारे आदमी मारे जा चुके होते हैं। वह तुरंत और लोगों को बुलाने का आदेश देता है ताकि जिनिया को ढूंढा जा सके। गंथा को यह भी पता चलता है कि जिस एसेट को वह कर्सेट से निकलवाने की कोशिश कर रहा था वो तो उसके दांत में छुपी हुई थी और अब वो जिनिया के पास है। जिनिया सड़क किनारे खड़ी एक कार तोड़कर उसमें घुस जाती है, लेकिन वह कार उस एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाती जो ग्लिम ने दिया था। वह अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को ऑन करती है, पर इस गलती से उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन मिल जाती है। उसी समय सैम फिशर अपने अपार्टमेंट में बैठा विस्की पी रहा होता है। तभी बाहर जोरदार आवाज होती है, एक कार आकर उसके घर से टकराती है। वह बाहर निकलता है और देखता है कार के अंदर बेहोश जिनिया पड़ी है। उसी पल कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग उसके घर पर हमला कर देते हैं। फिशर सबको मार गिराता है और फिर फोन उठाकर ग्लिम को कॉल करता है। क्या तुम चाहती हो मैं जिनिया को अपने पास रख लूं? सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डिस्प्लेस इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस, जहां सीईओ डायना शेटलैंड, जिसने अपने पिता से ये कंपनी विरासत में पाई थी, अब बोर्ड मेंबर्स द्वारा वोट आउट की जा रही है।
उन्हें डायना का सीईओ रहना पसंद नहीं क्योंकि उसने प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना दिया है। डायना गुस्से में कहती है, मैंने इस कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आज ये खड़ी है, और तुम सब बस अपनी जेबें भरते रहे। मैं बिना लड़े सीईओ की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। डायना का सौतेला भाई अंदर आता है। वह बताता है, पिछले हफ्ते मेरे बर्थडे पर पापा की विल पढ़ी गई थी, जिसमें उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मुझे सौंप दिया है। कमरा सन्नाटा खा जाता है और कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सैम फिशर की कंपनी में अब ज्यादातर शेयर उसी और उसकी बहन डायना शेटलैंड के पास हैं। इन दोनों के पास इतने शेयर हैं कि वे कंपनी के मुख्य मालिक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बन गए हैं। डायना शेटलैंड अचानक कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स को निकाल देती है। उधर सैम फिशर अपना अपार्टमेंट छोड़ देता है और बेहोश जिनिया को लेकर अपने गुप्त बेसमेंट में चला जाता है, जहां वह उसकी गोलियों के जख्मों का इलाज करता है। इसी बीच विलेन ग्रुप सैम फिशर का घर जला देता है। वे जिनिया के डिवाइस से उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर सैम बहुत चालाकी से उस ट्रैकर को जंगल में छोड़ देता है, जिससे वह सबको बेवकूफ बना देता है। अब जब सैम का कोई सुराग नहीं मिलता तो फ्रेया और उसकी टीम पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर करने लगती है, ताकि वे सैम फिशर को ढूंढ सकें। सैम अपने बेसमेंट के हथियारों वाले कमरे आर्मरी रूम को खोलता है, एक फेक आईडी बनाता है और एक बंदूक लेकर सुपरमार्केट की ओर निकलता है ताकि खाने का सामान ले सके। लेकिन जैसे ही वह सुपरमार्केट पहुंचता है, विलेन ग्रुप सीसीटीवी से उसकी लोकेशन पकड़ लेता है और गॉगल लगाए हुए अपने सारे सोल्जर्स वहां भेज देता है। सारे सैनिक अंदर घुसते हैं, पर सैम अपनी ट्रेनिंग से सबको चकमा देकर एक एक करके मार गिराता है। उसी वक्त गुंदा, जो दुश्मन संगठन का चीफ है, उसे देख लेता है और गुस्से में आकर उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। उधर फ्रेया दूर छिपकर स्नाइपर से निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन सैम फिशर गुंदा को उसके ही चाकू से भेद देता है और वहां से बच निकलता है। दूसरी तरफ डायना शेटलैंड का भाई चार्ली खुश है कि अब उन्होंने सारे लालची बोर्ड मेंबर्स को हटा दिया है। वह डायना को अपनी कुछ आइडियाज बताना चाहता है, पर डायना थकी हुई कहती है, आज का दिन तो बहुत खराब था और कल शायद इससे भी बुरा होने वाला है। उधर सैम फिशर सुपरमार्केट से खरीदा सामान लेकर बेसमेंट लौटता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, जिनिया बंदूक तान देती है और पूछती है, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? सैम शांति से कहता है, पहले डिनर कर लो, बातें बाद में करेंगे। धीरे धीरे जिनिया को पता चलता है कि सैम फिशर को ग्रिम ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। असल में सैम एक रिटायर्ड लेजेंडरी स्प्लिंटर एजेंट है। सैम उससे पूछता है कि आखिर पूरा ईस्टर्न ब्लॉक उसके पीछे क्यों पड़ा है। जिनिया कहती है, वो मेरे पीछे नहीं है, वो इसके पीछे हैं, और वह उसे एक दांत दिखाती है। उस दांत के अंदर एक टॉप सीक्रेट जानकारी छिपी है, जो डायना शेटलैंड की घिनौनी योजनाओं को उजागर कर सकती है। वह बताती है कि वह और उसका साथी करसेट्स डिस्प्लेस कंपनी की जांच कर रहे थे, जिन्हें शक था कि यह कंपनी अपनी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी चीन या रूस को बेचने की कोशिश कर रही है। ये ग्रीन एनर्जी इतनी शक्तिशाली है कि इससे छोटे छोटे चिप्स बनाए जा सकते हैं, जो किसी भी देश पर किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। सैम कहता है कि उन्हें ये दांत ग्रिम को देना चाहिए। वो सारी जानकारी निकाल सकती है जिससे डायना शेटलैंड को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जिनिया कहती है कि इस दांत में पूरी जानकारी नहीं है। सुरक्षा कारणों से उसने और करसेट्स ने फाइल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आधा उसके दांत में और बाकी आधा करसेट्स की घड़ी में, जो उसके अपार्टमेंट में है। जिनिया घड़ी लाने की तैयारी करती है, पर सैम जानता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं कि वही एक खतरनाक मिशन कर सके, इसलिए वह खुद मदद करने का फैसला करता है। वह करसेट्स के अपार्टमेंट में पहुंचता है और देखता है कि वहां फ्रेया और उसके दर्जनों आदमी पहले से मौजूद हैं, जो उस घड़ी की तलाश में जगह जगह खोजबीन कर रहे हैं। एक कमरे के अंदर एक आदमी को एक घड़ी मिलती है, लेकिन तभी सैम फिशर उस पर बंदूक तान देता है और उसे धमकी देता है कि घड़ी उसे दे दे। जब वो आदमी अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो सैम फिशर बिना झिझक उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन सैम फिशर खिड़की से कूदकर वहां से फरार हो जाता है। दूसरी ओर फोर्थ एशेलॉन मुख्यालय में ग्रिम काफी परेशान है। उसका सिस्टम ठप हो गया है और उसे तुरंत किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिस्टम को फिर से चालू कर सके। जो उसे बताती है कि कनाडा में एक प्रोफेशनल है जिसने कुछ साल पहले एनएसए को हैक किया था और वो उनकी टीम के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। उसी वक्त डायना शेटलैंड एक बड़ी भीड़ के सामने इस साल की कीनोट स्पीकर के रूप में भाषण दे रही होती है। वह बताती है कि कैसे कॉर्पोरेट कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने और मुनाफा कमाने के चक्कर में लगी हुई हैं, लेकिन इस लालच ने जलवायु परिवर्तन, भूख, पलायन और कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। वह कहती है कि उसकी कंपनी ने इस ग्रह को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार मेहनत की है। उसके लिए सुरक्षा का मतलब है पृथ्वी को वही देना जिसकी उसे जरूरत है। वह मंच पर एक नई इनोवेशन का खुलासा करती है, एक मानव निर्मित द्वीप ज़ैनडू, जहां पवन ऊर्जा, सोलर सिस्टम, साफ पानी और हर जरूरी सुविधा मौजूद है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो सके। भीड़ तालियों से गूंज उठती है, लेकिन डायना नोटिस करती है कि उसका भाई चार्ली शेटलैंड वहां मौजूद नहीं है। इस बीच ग्रिम कनाडा पहुंचती है और एक मशहूर हैकर थंडर से मिलने जाती है।
वह उसे बताती है कि वह फोर्थ एशेलॉन की प्रमुख है, एक गुप्त अमेरिकी एजेंसी जो देश के सबसे खतरनाक और संवेदनशील मिशनों में एजेंट्स की मदद करती है। ग्रिम बताती है कि उसे एक ऐसे हैकर की जरूरत है जिसने कोपेनहेगन लीक्स में 3 देशों की सुरक्षा दीवारें तोड़ दी थी, और वो व्यक्ति थंडर है। पहले तो थंडर इनकार करता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। उसे मुख्यालय लाया जाता है और वह कुछ ही मिनटों में सिस्टम को फिर से चालू कर देता है। थंडर की मदद से ग्रिम फिर से सैम फिशर और जेनिया से संपर्क कर पाती है। वह थंडर का परिचय दोनों से कराती है, लेकिन जब थंडर सैम को उसके फर्जी नाम से पुकारता है जो उसने सिस्टम में देखा था, तब सैम को एहसास होता है कि फ्रेया मैन पहले से ही उनके ठिकाने का पता लगा चुकी है। सैम तुरंत जेनिया के साथ होटल छोड़ देता है। जैसे ही वे अपनी कार में बैठते हैं, वे देखते हैं कि फ्रेया मैन और उसकी टीम उनका पीछा कर रही है। जेनिया अपनी सूझबूझ से कई दुश्मनों को खत्म कर देती है, लेकिन तभी फ्रेया अपनी स्नाइपर राइफल से उनकी कार के टायर उड़ा देती है। सैम और जेनिया कार के दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं, जबकि पास ही उनकी उड़ान के लिए एक विमान तैयार खड़ा होता है। सैम को एक चतुर आइडिया आता है, वह एक आईने का इस्तेमाल करके फ्रेया को भ्रमित करता है। फ्रेया गलत दिशा में गोली चलाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर सैम और जेनिया विमान में सवार होकर निकल जाते हैं। मुख्यालय पहुंचने पर वे घड़ी और दांत दोनों थंडर को दे देते हैं ताकि वह उनमें छिपी जानकारी निकाल सके। थंडर दांत को पानी के गिलास में डालता है, तभी उसमें से एक पतला वायर बाहर निकलता है। वह उस वायर को घड़ी से जोड़ता है और फिर कंप्यूटर में प्लग करता है ताकि दोनों में मौजूद रहस्यमयी डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। एक लॉक्ड फाइल है जिसमें उसके सारे गुप्त इरादे छुपे हैं। थंडर बताता है कि उस फाइल को खोलने के लिए उन्हें डायना शेटलैंड का फोन चाहिए। ग्रिम आदेश देता है कि जो डायना की अगली पब्लिक अपीयरेंस की जानकारी दे। जो बताता है कि डायना कल हैम्बर्ग के ग्रैंड होटल में एक गाला इवेंट में शामिल होगी, एक प्राइवेट फंडरेजर। ग्रिम जेनिया को कहता है कि वो किसी महत्वपूर्ण मेहमान के रूप में वहां जाए, जबकि सैम फिशर को ड्राइवर का रूप लेना है। ग्रिम जेनिया को डायना के फोन की एक कॉपी रेप्लिका देती है ताकि वो असली फोन से बिना किसी को पता चले उसे बदल सके। जैसे ही जेनिया वहां पहुंचती है, वो देखती है कि डायना अपने भाई चार्ली के साथ है। वो नोटिस करती है कि डायना की असिस्टेंट ने फोन कमरे में चार्जिंग पर छोड़ दिया है। अब ग्रिम को प्लान बदलना पड़ता है। वो थंडर से कहती है कि होटल का रूम नंबर पता करो, और सैम फिशर को उस कमरे में चुपके से जाने का आदेश देती है। लेकिन बदकिस्मती से डायना की असिस्टेंट उसी लिफ्ट में चढ़ जाती है जिसमें सैम जा रहा होता है। ग्रिम फौरन थंडर को ऑर्डर देती है कि असिस्टेंट वाली लिफ्ट को स्लो कर दे ताकि सैम को 2 मिनट मिल जाए कमरे में पहुंचने और फोन लेने के लिए। सैम कमरे में पहुंचता है, फोन ढूंढता है और खुद को डायना की असिस्टेंट के रूप में छिपा लेता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कमरे में फोन ढूंढने आता है, लेकिन सैम बड़ी चालाकी से बिना किसी को पता चले बाहर निकल जाता है। फिर वो फोन को डिकोडर से कनेक्ट करता है और उसमें से सारा डेटा अपनी सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है। इधर डायना का भाई चार्ली जेनिया में दिलचस्पी दिखाने लगता है। जेनिया मौके का फायदा उठाती है और उससे कहती है कि वो उसे डायना से मिलवाए। कहती है कि वो महिला लीडर्स से बहुत इंस्पायर होती है। चार्ली डायना से उसकी मुलाकात कराता है, लेकिन तभी गाला में गुंडा प्रवेश करता है, जो दरअसल अब तक जिंदा है। जेनिया समझ जाती है कि अगर उसने उसका चेहरा देख लिया तो पहचान लेगा, इसलिए वो जल्दी से छिपने चली जाती है। गुंडा डायना को फुटेज दिखाता है जिसमें सैम फिशर होटल में घुसता हुआ नजर आता है। डायना तुरंत ऑर्डर देती है कि गुंडा अपनी टीम लेकर सैम को ढूंढ निकाले। वहीं जेनिया डायना की असिस्टेंट की जेब में नकली फोन डाल देती है और फिर गुंडा को मारने निकल पड़ती है, जो कि ग्रिम के आदेश के खिलाफ था। दरअसल जेनिया बदला लेना चाहती थी, क्योंकि गुंडा ने उसके प्रेमी केरसेट को मार दिया था। वो उसे ढूंढती है, लेकिन गुंडा पीछे से उस पर हमला करता है और उसे कैद कर लेता है। इस वजह से उनका पूरा मिशन फेल हो जाता है। सैम फिशर उसे बचाने के लिए वापस लौटता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये शो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले और फाइनल एपिसोड्स का भी रिकैप करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।